चलो दोस्तों, जो है आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास लेकर के आया हूँ और सारे टॉपिक आप लोग पढ़ चुके हैं। एग्जाम है 16 फरवरी को, तो उसी को बेस में ध्यान में रखते हुए मैं एक छोटी सी क्लास वन लाइनर के माध्यम से आपको बहुत सारी चीज़ें चैप्टर के हिसाब से नहीं बताऊंगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं की एक श्रृंखला लेकर के आया हूं। आज कम से कम 30 क्वेश्चन, 30 वन लाइनर होंगे, जो इसमें से सीधा फंसने वाले प्रश्न होंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन, आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। तार सप्तक, कल हमने चर्चा की थी अष्टछाप के बारे में और ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में, इससे क्वेश्चन। एक तीसरा क्वेश्चन आज ध्यान रखेंगे, पहला आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है तार सप्तक। तार सप्तक से हमेशा से क्वेश्चन बने हैं, ध्यान रखेंगे। तार सप्तक अब सीधा कैसे, तार सप्तक के प्रकाशन कब स्टार्ट हुआ, ध्यान रखेंगे। प्रयोगवाद में इस तार सप्तक का प्रकाशन स्टार्ट हुआ। इसके जो जनक माने जाते हैं कौन हैं? अज्ञेय जी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी ने तार सप्तक का प्रकाशन प्रयोगवाद में आरंभ किया। 4 तार सप्तक आए, ये भी ध्यान रखेंगे। अब तक के इतिहास में प्रयोगवाद में मतलब तार सप्तक अब तक के इतिहास में 4 तार सप्तक आए। पहला आया है, ध्यान रखेंगे, पहला आया है 1943 में, दूसरा आया है 1951 में, तीसरा आया है 1959 में और चौथा और लास्ट अंतिम आया 1979 में। ध्यान रखना, उसमें बहुत सारी चीजें नहीं, 8 साल का इसमें गैप है और लास्ट में थोड़ा ज्यादा है, 60 समथिंग 70 20 साल का, ध्यान रखेंगे। पहला कब आया, सीधा प्रश्न कैसे बनता है? तार सप्तक के जनक किनको माना जाता है? अज्ञेय जी को। तार सप्तक का प्रकाशन कब स्टार्ट हुआ? प्रयोगवाद में। तार सप्तक का पहला प्रकाशन कब है? पहला तार सप्तक कब आया? 1943 में। दूसरा कब आया? 1951 में। तीसरा 1959 और चौथा 1979 में। ध्यान रखने के लिए पहला बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला तार सप्तक कब आया, ध्यान रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन, नई कविता का आरंभ, नई कविता का प्रकाशन कब हुआ? 1954 ईस्वी में। कब हुआ? 1954 में नई कविता का प्रकाशन आरंभ हुआ, ध्यान रखेंगे। तीसरा क्वेश्चन आज का सेशन का देखते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी, ये भी ध्यान रखेंगे। सीधा क्वेश्चन बनता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? कलकत्ता। पिछले बार के एग्जाम में यह प्रश्न आया था कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई? कलकत्ता में हुई थी। कब हुई? ध्यान रखना, इसके सन को लेकर के हो सकता है प्रश्न बन जाए कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई, तो 1800 ईस्वी में हुई, ध्यान रखेंगे। तो अगला क्वेश्चन आते हैं। सरस्वती पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने की। द्विवेदी की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण पत्रिकाओं में से एक सरस्वती पत्रिका का नाम आता है, ध्यान रखेंगे, महावीर प्रसाद द्विवेदी। और हो सकता है इसके सन को लेकर के प्रश्न पूछा जाए कि सरस्वती पत्रिका का संपादन किस वर्ष हुआ, तो 1900 ईस्वी में हुआ। फिर अगला आते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई, किसने की, कहाँ हुई, ये ध्यान रखेंगे। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 में लखनऊ शहर, जो हमारा उत्तर प्रदेश की राजधानी है, लखनऊ में मुंशी प्रेमचंद जी ने प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की, ध्यान रखेंगे। कब की? 1936 ईस्वी में। फिर आते हैं तदीय समाज की स्थापना। ये हमारे आधुनिक काल में जैसे समाज में विभिन्न प्रकार के आंदोलन हो रहे थे, उसी समय में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने तदीय समाज की स्थापना की, ध्यान रखेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ। बहुत सारी चीजें, समय नहीं वेस्ट करूंगा, आप लोग एक बार वीडियो को जरूर देखें, ध्यान रखेंगे। तदीय समाज, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इस समाज की स्थापना की, ध्यान रखेंगे। कब की? 1873 ईस्वी में की। इसी के संदर्भ में आता है ब्रह्म समाज, आर्य समाज, ये भी ध्यान रखेंगे। इसी में ध्यान रखेंगे आर्य समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। आर्य समाज की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की, स्वामी दयानंद ने।
फिर इसी में आया करता है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद जी ने की। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने की। स्वामी दयानंद की एक रचना बड़ी पूछी जाती है जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश, ध्यान रखेंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रचना है। ब्रह्म समाज। फिर आते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसकी स्थापना किसने की? श्रीमती एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट ने, ध्यान रखेंगे। ये चारों रचनाएं ध्यान रखेंगे। समाज की जब बात हुई तो थोड़ा सा मैंने बता दिया, तदीय समाज के ध्यान रखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की। इसी तरीके से इनको भी ध्यान में रखेंगे। फिर आते हैं हिंदी का प्रथम कवि। हिंदी का पहला कवि किसे माना जाता है? सरहपा को माना जाता है। किसको माना जाता है? सरहपा को माना जाता है हिंदी का पहला कवि, जिन्होंने हिंदी में रचनाएं की। लेखन में हमको मिलते हैं सरहपा, जिनका नाम स्थूलभद्र या राहुल भद्र भी इनका नाम है। इनकी जो एक प्रमुख एक फेमस रचना दोहा कोश, इनकी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण रचना है। ध्यान रखेंगे, हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को माना जाता है, जिनकी एक दोहा कोश एक महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक है। फिर आते हैं खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि कौन सा है? खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि, फर्स्ट कवि अमीर खुसरो है। कौन है? अमीर खुसरो। इनकी एक बड़ी कई सारी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। पहेलियां, मुकरियां एवं सूखने, दो सूखने, गजल, ये सब सारी चीजें ध्यान रखें। खड़ी बोली हिंदी का, इसमें कंफ्यूजन हो सकती है। हिंदी का पहला कवि सरहपा को, खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि अमीर खुसरो को माना जाता है, ये ध्यान रखेंगे। इसकी जो कई सारी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, पहेलियां, मुकरियां, गजल, दो सुखने और भी बड़ी महत्वपूर्ण है। ध्यान रखें, इनको ध्यान रखेंगे, तो बहुत परीक्षा में आने लायक क्वेश्चन बन सकते हैं। हिंदी का पहला महाकाव्य, ध्यान रखेंगे, हिंदी का पहला महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो ये हमारा हिंदी का पहला महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासो को अगर इसके बारे में ध्यान रखेंगे तो इसको लिखा किसने है? चंद्र बरदाई ने। किसने लिखा है? चंद्र बरदाई जी ने लिखा। फिर आते हैं खड़ी बोली हिंदी का प्रथम, इसमें खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य, अगर हिंदी का पहला महाकाव्य की बात करेंगे तो पृथ्वीराज रासो हैं, और खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य की बात करेंगे तो प्रिय प्रवास। कक्षा 12 में ये चैप्टर है पवन दूतिका, तो ये प्रिय प्रवास उसी से लिए, प्रिय प्रवास का ही एक अंश है, तो ध्यान रखेंगे, इसको ध्यान में रखेंगे, आने लायक परीक्षा में आ सकता है प्रश्न। प्रिय प्रवास ये हमारा खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य था। प्रिय प्रवास लिखा है, इसके जो लेखक या कवि हैं, लेखक कौन हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय। इसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ये ध्यान रखेंगे। अब आ जाते एक महत्वपूर्ण रचना है भाषा योग वशिष्ठ। ये लेखक, इसके लेखक हैं राम प्रसाद निरंजनी। राम प्रसाद निरंजनी, ध्यान रखेंगे। आज हमने इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, चलिए एक नया टॉपिक है, रचनाएं हैं। जब रचनाएं, पिछले बार एक प्रश्न आया था हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास, ध्यान रखेंगे, ये किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की। रामचंद्र शुक्ल जी की है, बड़ी फेमस रचना है, ध्यान रखेंगे, इतिहास लेखन में है। ध्यान रखेंगे, इन्हीं की एक फेमस रचना है, कहानी विधा में है 11 वर्ष का समय। 11 वर्ष का समय,
ध्यान रखेंगे, ये भी बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण रचना है। अब अगर हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की बात की जा रही है तो ध्यान रखने की एक चीज और, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका, ये तीनों महत्वपूर्ण रचनाएं ध्यान रखेंगे। हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। मैं बहुत सारे प्रश्नों की चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उन पर चर्चा अवश्य करूंगा। ध्यान रखेंगे इन प्रश्नों को। इतिहास लेखन से एक क्वेश्चन बनना है तो इन्हीं, चाहे ये प्रश्न हो सकता है या इन तीनों में से, 4 रचनाएं मैंने लिखी हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में, तो इन्हीं में से आ सकती हैं। या तो एक पहली हिंदी साहित्य का लेखन गारसा दा तासी ने किया, गारसा दा तासी, ध्यान रखेंगे, इन्होंने की। हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा वो अलग बात है। चलिए आगे आते हैं, इनको, इन रचनाओं को ध्यान रखेंगे। अब आ जाते हैं आदिकाल के नामकरण को लेकर के। एक प्रश्न इससे भी बनता है, आदिकाल के नामकरण को लेकर के, आदिकाल के नामकरण को लेकर के इसमें बहुत सारे चीजें, एक प्रश्न इससे भी बनता है, क्योंकि सभी के अपने अपने लेखकों ने, सभी ने इस काल को सही तरीके से जाना, समझा और अपने अपने तरीके से इसे परिभाषित करने का प्रयास किया। चलिए समझते हैं, बहुत देर नहीं करते हैं। आदिकाल का जो नामकरण है आता है वीर गाथा काल। इसने, इस काल को वीर गाथा काल भी कहा जाता है। वीर गाथा काल किसने कहा? शुक्ल जी ने कहा। शुक्ल जी कौन? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। फिर आ जाते हैं बीजवपन काल। बीजवपन काल, ये बात किसने कही? ये कहा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ये भी ध्यान रखेंगे। आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? ध्यान रखेंगे, आदिकाल को आदिकाल हजारी जी ने कहा, हजारी प्रसाद जी ने कहा। हजारी प्रसाद जी ने अपने तरीके से इसको परिभाषित किया। ध्यान रखेंगे, तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इस चीज को ध्यान रखेंगे। वीरगाथा काल, आदिकाल को वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने, आदिकाल ये, और बीजवपन, ये बड़े महत्वपूर्ण है। 2 वीरगाथा काल किसने कहा, बीजवपन काल किसने कहा, ये दोनों बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चलिए अब एक आते हैं, ध्यान रखेंगे। आ जाते हैं रासो साहित्य। रासो साहित्य पर चर्चा कर लेते हैं। रासो साहित्य, इसमें बहुत सारे रासो साहित्य, ये आदिकाल से संबंधित रचना थी, लेकिन इसमें जो प्रश्न सीधे सीधे तौर पर बनते हैं वह है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो, रासो साहित्य में सबसे बड़ा फेमस, सबसे योग्य कह सकते हैं श्रेष्ठ रासो जो रचना थी वो थी पृथ्वीराज रासो। लिखा किसने है? चंद्र बरदाई जी ने लिखा। ध्यान रखेंगे। फिर आ जाते हैं परमाल रासो। परमाल रासो, इसको एक अन्य नाम से भी हम जानते हैं, आल्हा खंड के नाम से। जैसे ही बुंदेलखंड या उत्तर भारत की तरफ जाते हैं तो हमें आल्हा गायन का एक प्रकार से लोकगीत के माध्यम से इसमें प्रयोग होता था, उसके दर्शन देखने को मिलते हैं। ध्यान रखेंगे परमाल रासो का एक दूसरा नाम क्या है? आल्हा खंड। लिखा किसने है? जगनीक ने। ध्यान रखेंगे, बड़े इंपॉर्टेंट हैं, दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं। चाहे इसके नाम को लेकर के या इसके लेखक को लेकर के एक प्रश्न पूछा जाता है। फिर आते हैं बीसल देवरासो। बीसल देवरासो, नरपति नाल। नरपति नाल, ये बीसल देव नरपति नाल। फिर आ जाते हैं
हाँ, रासो साहित्य में बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन हमें उनको तो याद ही कर लेने, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखेंगे पृथ्वीराज रासो और परमाल रासो, बीसल देव रासो, इनको ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर आ जाते हैं थोड़ा सा, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? मैथिल कोकिल, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? ध्यान रखेंगे विद्यापति को। किसको कहा जाता है? विद्यापति को, ये भी ध्यान रखेंगे। फिर आ जाते हैं, एक आता है चंपू काव्य। चंपू काव्य हम समझते हैं, चंपू काव्य किसको कहते हैं? चंपू काव्य एक ऐसा काव्य होता है जो गद्य और पद्य दोनों में मिश्रित होता है। तो ये कह सकते हैं गद्य और पद्य दोनों में से मिश्रित रचनाएं क्या कहलाती हैं? चंपू काव्य कहलाती हैं। इसी के एक रचना है राउर बेल, राउर बेल, जिसके लेखक हैं रोड़ा कवि। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट रचना है ये, ध्यान रखेंगे। प्रश्न हो सकता है चंपू काव्य से क्या तात्पर्य है, तो ध्यान रखेंगे गद्य से गद्य से रचनाएं, पद्य से रचनाएं, गद्य पद्य दोनों से मिश्रित रचनाएं, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे चंपू काव्य उसको कहते हैं गद्य और पद्य दोनों में से मिश्रित रचनाएं चंपू काव्य कहलाती हैं। फिर आ जाते हैं भक्ति काल। हमेशा से इस काल से लेकर के एक प्रश्न हमेशा से बना है, समझते हैं। भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में? दो भागों में। पहला भाग था निर्गुण, दूसरा था सगुण। निर्गुण भी दो भागों में बटा, सगुण भी दो भागों में बटा, ये भी ध्यान रखेंगे। कौन कौन था? पहला भाग था ज्ञान मार्गी, ज्ञान मार्गी शाखा, दूसरा था प्रेम मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी, इसमें था कृष्ण भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति, राम भक्ति शाखा। ये ध्यान रखेंगे। भक्ति काल को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया? निर्गुण, सगुण। निर्गुण को दो भागों में, ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा। ठीक है, सगुण को दो भागों में बांटा गया, कृष्ण भक्ति में और राम भक्ति में। ध्यान रखेंगे बहुत सारे निर्गुण का मतलब होता है निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाले। इसमें ज्ञान मार्गी शाखा, ज्ञान मार्गी शाखा में आते हैं कबीर दास, कबीर रसखान, कबीर रैदास, रहीम, दादू दयाल, बहुत सारे। प्रेम मार्गी में आते हैं रखेंगे प्रेम मार्गी शाखा के जो प्रतिनिधि कवि किसको माना जाता है? जायसी जी को माना जाता है, जायसी जी को, मलिक मोहम्मद जायसी को प्रेम मार्गी शाखा का प्रतिनिधि कवि माना जाता है। इनकी एक फेमस रचनाएं हैं पद्मावत, पद्मावत फेमस रचना है, अखरावट, अखरावट। ध्यान रखेंगे ये दोनों महत्वपूर्ण रचनाएं हैं मलिक मोहम्मद जायसी की। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? सूरदास। इसके बारे में कल हमने अष्टछाप एक प्रश्न इससे बनना है, तो हो सकता है इनके प्रतिनिधि कवियों को लेकर के पूछा जाए। राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? तुलसीदास जी हैं, तुलसीदास जी हैं। ध्यान रखेंगे इनके प्रतिनिधि कवियों को लेकर के एक प्रश्न अगर पूछा जाए। ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? कबीर दास जी हैं। प्रेम मार्गी शाखा के मौलिक मोहम्मद जायसी हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के सूरदास है। राम भक्ति शाखा के तुलसीदास हैं। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं आप लोग पढ़ ही चुके होंगे। तुलसीदास की महत्वपूर्ण रचनाएं जो है रामचरितमानस, रामचरितमानस जो 7 कांडों पे विभाजित है। ध्यान रखेंगे रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7 कांड। इनकी बड़ी फेमस रचनाएं हैं तुलसीदास की, ध्यान रखेंगे। ठीक है, सूरदास की 3 रचनाएं जो है, पहली रचना सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, 3 रचनाएं थी। मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत, अखरावट
ये ध्यान रखेंगे। कबीर की साखी शबद रामायणी, जो इनका एक बीजक संग्रह, जिसे बीजक, कबीर की रचनाओं का एक संग्रह जिसे हम कहते हैं बीजक के नाम से हम जानते हैं। बीजक इनकी प्रमुख रचनाएं थी साखी शबद रामायणी, उन्हीं का एक यह ग्रुप था। ध्यान रखेंगे, संग्रह कह सकते हैं एक प्रकार से। हम बात कर रहे हैं परीक्षा में भक्ति काल में फंसने वाले क्वेश्चनों की। भक्ति काल से जो रचनाएं पूछी जाती, भक्ति काल में प्रेम मार्गी शाखा से, प्रेम मार्गी शाखा वाली जो भी रचनाएं पूछी जाएंगी वो ध्यान रखेंगे। पहली चीज पद्मावत जायसी जी की रचना है, बड़ी फेमस रचना है, अवधी भाषा में लिखी गई है। पद्मावत की जो भाषा है वह अवधी है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इनकी प्रमुख रचनाएं हैं आखिरी कलाम और अखरावट। ये तीनों बड़ी फेमस रचनाएं हैं मलिक मोहम्मद जायसी की, ध्यान रखेंगे। फिर आ जाते हैं चित्रावली, किसकी रचना है? चित्रावली, ध्यान रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। चित्रावली किसकी है? उस्मान की। फिर आ जाते हैं मृगावती, किसकी है? कुतुबन की है। फिर आ जाते हैं मधुमालती, ध्यान रखेंगे, मंझन की रचना है, ठीक है। तो ये बड़ी फेमस रचनाएं हैं, इनको जरूर देख करके जाइएगा। फिर एक रचना इसी में आती है चंदायन, मुल्ला दाऊद की, ध्यान रखेंगे। अगर भक्ति काल के प्रेम मार्गी शाखा से रचनाएं बननी है तो इन्हीं में से एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। ऐसे ही वीडियो आपको देखने को और मिलेंगे। मैं पर डे लेकर के आपको एग्जाम तक 16 फरवरी को एग्जाम है, 16 फरवरी तक मैं आपके पूरे 100 में 100 क्वेश्चन सीधा मैं फंसाने वाला हूं। तो इस क्लास को देखेंगे ही, और मेरी सारी क्लासों को देखने की आप लोग कोशिश करिएगा। थोड़ा सा समय निकालना, मैं बहुत सारी क्लास लंबी नहीं करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।